Hello everyone, welcome. And guys, this is lecture number 6 on statistical mechanics. और अब तक हम क्या कर चुके हैं एक बार मैं रिकैप करता हूं और उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में कहाँ पर बात होगी, किस पॉइंट पर, किस मुद्दे पर बात होगी। सही है। तो अभी तक हम सिर्फ दो टॉपिक किए हैं। तो फर्स्ट वन वाज व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड वन वाज रैंडम वॉक। जो फर्स्ट वन है उसमें आपने एकदम क्लियर पिक्चर देखी कि व्हाट इज स्टैट मैक, एंड साथ में ये भी देखा कि थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस वे में डिफरेंट है। सही है। और स्पेशली बात करूँ तो काइनेटिक थ्योरी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी दोनों ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने का वे है वो कैसे काइनेटिक थ्योरी में और स्टैट मैक में डिफरेंट अप्रोच से है। ऑब्वियसली स्टैट मैक में स्टैटिस्टिकल बिहेवियर की बात करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल पे ना जाके पूरा माइक्रो एक एवरेज बिहेवियर देखते हैं सभी पार्टिकल के मोशन का। सही है। उसके बाद में हमने क्या किया कि रैंडम वॉक क्या है। रैंडम वॉक आपको पता है बिल्कुल एंटायरली मैथमेटिकल टॉपिक है। हाँ, उसको इसलिए पढ़ा क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है उससे रिलेटेड था वो। तो अभी तक मैं अगर क्लियरली बोलूं तो सिर्फ आपने डेफिनेशन पढ़ी है स्टैट मैक की कि स्टैट मैक है क्या, सब्जेक्ट के अंदर क्या है वो कुछ नहीं पढ़ा। तो आज अगर ये लेक्चर बोले कि फर्स्ट लेक्चर ऑन स्टैट मैक है तो कोई गलत बात नहीं है। सही है। तो अब जब अगर ये स्टार्टिंग ऑफ स्टैट मैक है तो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या डिस्कस होना चाहिए। Since this is a very deep subject and you need a very deep knowledge of each minute to minute things, so the first topic is basics of statistical mechanics. Basics of statistical mechanics ये आपका फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हो आप। ठीक है। बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो कुछ जो छोटी छोटी बात जो क्वेश्चंस में अराइज होती है हम उसको हैशटैग देंगे, उसको नाम लिखेंगे कि ये वाली बात है, उसका क्या पूरा सीन है उसकी बात करेंगे, फिर वापस से दूसरा स्टैट देंगे मतलब हैशटैग देंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या टॉपिक है उसके नीचे क्या क्या बात होगी। इस टाइप से हम हैशटैग देके वेरियस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, पिक्चर क्लियर है क्या होगा। और अगर मैं स्टार्ट करूं, हाँ लिस्टिंग नहीं करेंगे कि पहले लिख दूं कि मैं ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी सी 15-20 टॉपिक की एक चैन है। ठीक है। तो लिस्टिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और इस चैन में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, एक बार लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है। अब ये जो दो वेल नोन क्लासिफिकेशन है स्टैट मैक की वो आपको सबको पता है। क्या? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये कैसे हुए थे आपको ऑलरेडी जो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स था उस लेक्चर में क्लियर हो गया था। कैसे, मैं एक बार वापस बता दूं कि स्टैट मैक में दो वर्ड है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में दो वर्ड है, एक तो है स्टैटिस्टिकल एंड सेकंड वन इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब है कि जो आपके सिस्टम में पार्टिकल्स हैं जो उनका मूवमेंट या उनकी डायनामिक्स किस मैकेनिक्स से डील हो रही है। अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स से डील हो रही है, यानी कि अगर ये जो पार्टिकल्स इनका मूवमेंट आप क्लासिकली ट्रीट कर रहे हो तो दैट विल बी क्लासिकल स्टेट मैक। एंड इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग क्वांटम मैकेनिकली, इफ द पार्टिकल्स आर क्वांटम पार्टिकल्स देन it will be quantum state mech. तो this is for classical particles and this is for quantum particles. तो मैं लिख सकता हूं this is for classical particles and this is for quantum particles. बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज, क्लासिकल पार्टिकल्स है उनका स्पिन
मैटर नहीं करता। क्लासिकल पार्टिकल जो स्पिन का कंसेप्ट है, एक्चुअल में जो स्पिन का कंसेप्ट है दैट इज ए प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट। तो क्लासिकल पार्टिकल्स कैन बी ऑफ एनी स्पिन। तो इस वर्ड जो लैंग्वेज है इसको मैं पूरा करता हूँ कि इस क्लासिकल स्टेट में किन पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल है। तो इट इज अप्लीकेबल फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पिन बिकॉज स्पिन इज ए प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट। तो ये स्पिन कुछ भी हो सकता है क्लासिकल पार्टिकल, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैं स्पिन मेंशन नहीं किया क्योंकि स्पिन के हिसाब से क्वांटम स्टेट में फर्दर 2 वे में क्लासिफाई होता है, फर्मी-डिराक एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, ठीक है। तो उस पर बाद में बात करेंगे, एक बार यहां पर ही बात करते हैं कि जो नाम लिखा हुआ है ना इसको अल्टरनेटिवली कुछ और भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पिन, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पिन। तो ये बात जो लिखी हुई है तो मैं ऐसे बोलूं कि क्लासिकल स्टेट मैक इज अप्लीकेबल फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पिन। तो दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। और इनको बोलते हैं, मतलब इनका अल्टरनेट नाम है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो क्वांटम स्टेट मैक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए होती है, उन पर अप्लाई होती है, एंड क्लासिकल स्टेट मैक डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर अप्लाई होती है। अपने ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक लिखा है, क्लासिफिकेशन तो हमको ऑलरेडी पता है। एक्चुअल में फिर हम क्या जानना चाहते हैं, हम इस डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल जो कि वेरी फ्रीक्वेंटली यूज होंगे आपके क्वेश्चंस में, इन दोनों पर स्पेशल फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन को मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है, क्या होता है। तो अगर यहाँ पर फोकस करते हैं सबसे पहले कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो जो नेक्स्ट जो हैशटैग है दैट इज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल particles. Obviously they are also known as classical particles, but एक बार अच्छे से समझते हैं, अगर मैं बोलूँ क्लासिकल पार्टिकल्स तो उसको भी अच्छे से समझते हैं कि क्लासिकल पार्टिकल का मीनिंग क्या है। तो देखो क्या होता है ये, द पार्टिकल्स हैविंग डिस्टिंक्ट वेव फंक्शंस, डिस्टिंक्ट वेव फंक्शंस, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं एक बार, है ना, आर नोन एज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पर कि द पार्टिकल्स हैविंग डिस्टिंक्ट वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन डिस्टिंक्ट होंगे हर पार्टिकल। जैसे अगर आपके सिस्टम में 2 पार्टिकल है, ठीक है, 2 पार्टिकल आपके सिस्टम में, तो दोनों पार्टिकल के जो वेव फंक्शन है वो डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे कुछ भी वेव फंक्शन हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, मैं जैसे ऐसे बना दिया तो ये बिल्कुल अलग अलग है दोनों पार्टिकल के, मतलब जो वेव फंक्शन है ओवरलैप्ड नहीं है, वहां पर कुछ भी ऐसे नहीं है कि मिक्सिंग हो रही हो वेव फंक्शंस की, ओवरलैप्ड नहीं है, ऐसे नहीं है कि वेव फंक्शन ऐसे मिक्सअप हो रहे हो, ऐसा नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में भी इस चीज को बोल सकते हो कि देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शंस, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, वेव फंक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, वेव फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट, देयर इज नो ओवरलैपिंग। तो इस टाइप के पार्टिकल जिनके वेव फंक्शन डिस्टिंक्ट है, ओवरलैपिंग नहीं है, वहां पर उनको बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, सही है। अब बात करते हैं कि इनमें और क्या खासियत होती है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पे पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं कि क्या क्या होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स। ये तो ऑलरेडी क्लियर हो ही गया, और भी बहुत सारी बात लिखेंगे, ठीक है। अब क्लासिकल पार्टिकल्स हैं
तो हाइजेनबर्ग को तो फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे डोंट ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, दे डोंट ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन सही है। अच्छा, अगर वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन ओबे नहीं कर रहे, इसका मतलब यू कैन डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम दैट आर बोथ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स फॉर ए पार्टिकल प्रिसाइजली एट द सेम टाइम। हेंस यहीं पे लिख सकते हैं, हेंस we can determine position, the conjugate coordinates position and momentum at precisely at the same time for these particles, precisely at the same time, uncertainty नहीं है, at the same time for these particles, for these kind of particles। ठीक है, ये हो गया। और obviously if they are distinguishable, they are classical particles, and classical particles follow up Maxwell-Boltzmann statics। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, they follow up Maxwell-Boltzmann statistics, MB स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। और क्या लिख सकते हैं उनके लिए, देखो अगर आप उसके पोजीशन एंड मोमेंटम को प्रिसाइजली मेजर कर पा रहे हो, डिटरमाइन कर पा रहे हो, सो यू कैन ट्रेस देम थ्रू आउट देयर ट्रेजेक्ट्री। जैसे जैसे वो गया है, जिधर जिधर गया है उसको आप ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि आप उसका पोजीशन एंड मोमेंटम मतलब उसको डिटरमाइन कर सकते हो। वी कैन ट्रेस द पार्टिकल, वी कैन ट्रेस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ऐसे ऐसे कहाँ गया, वो वेव फंक्शन नहीं है ये, है ना, उसका ट्रेजेक्ट्री है, आपको हमेशा पता है उसका कि ये ऐसे 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 गया है। ठीक है, अब जैसे मान लो सिस्टम में दो पार्टिकल है, ये आपका सिस्टम है, एक पार्टिकल है यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसको आप ट्रेस कर सकते हो कि ये ऐसे 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 जैसे भी जा रही है। ठीक है, और इसको भी आप ट्रेस कर सकते हो कि ये जो भी इसका मूवमेंट था ऐसे कुछ भी। तो इसका मतलब यू कैन लेबल दैम, लेबल का मतलब है आप नाम डाल सकते हो उनका कि दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी। इस टाइप से आप उनको लेबल कर सकते हो, कि लेबलिंग दे सकते हो उस पर कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, कुछ भी एक नाम डाल सकते हो उनका। हेंस वी कैन ट्रेस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री, और वी कैन से वी कैन लेबल द पार्टिकल्स। ठीक है, मैं फर्दर लिखता हूं इसमें, we can label the particles, labeling can be done, ऐसे भी लिख सकते हैं, labeling of particles can be done, we can label the particles, label particles। label का मतलब होता है नाम देना उनको, like this, the first one is A, second one is B, like first one is A, and second one is B, इस टाइप से। ठीक है, और एक चीज और कर सकते हैं कि ट्रेस कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो कॉल दैम एज लोकलाइज्ड पार्टिकल्स, वी कैन also call them localized particles। ठीक है, localized particle का मतलब क्या होता है,
देखो, लोकलाइज का मतलब होता है कि आप उसको लोकेट कर पाओ, मीन्स वी कैन लोकेट इट, मीन्स पार्टिकल्स कैन बी लोकेटेड, पार्टिकल्स कैन बी लोकेटेड। लोकेटेड मतलब है कि आप उसको कहाँ है किसी टाइम पर वो आपको पता हो। तो ये बात तो यहीं क्लियर हो गई थी। इफ दे आर नॉट ओबेइंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन देन ऑब्वियसली यू कैन डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम प्रिसाइजली एट द सेम टाइम। सो दिस इज कैन बी डन, यू कैन लोकलाइज यू कैन लोकेट देम कि पार्टिकल ऐसे 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 किसी टाइम पे ऐसे, जैसे जो भी उसका मूवमेंट है आप लोकेट कर सकते हो। सही है, तो यू दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लोकलाइज्ड पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है। और अब एक चीज, अगर मैं सिर्फ दो पार्टिकल की बात करूं तो उनका वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? टू पार्टिकल सिस्टम द वेव फंक्शन, द टोटल वेव फंक्शन मतलब सिस्टम का द टोटल वेव फंक्शन विल बी रिटन एज, विल बी रिटन एज, इस पर्टिकुलर केस में ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? साई 1 2, दो ही पार्टिकल है आपके सिस्टम में, साई 1 एंड साई 2। ठीक है, कोई मान लो दो स्टेट होंगी, वहां पे दो पार्टिकल है, जितने पार्टिकल होते हैं उतने स्टेट होती हैं। तो मान लो दो ए एंड बी दो स्टेट है, तो आपको पता है कि पार्टिकल ए, पार्टिकल 1 ए स्टेट में एंड पार्टिकल 2 बी स्टेट में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहां भी कि यू कैन आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स, यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको पता ना स्टेट ए में पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 इज इन स्टेट ए एंड पार्टिकल 2, ये चीज जो इंडिकेट कर रहा है ना वो बता रहा हूं मैं, पार्टिकल 2 इज इन स्टेट 2 बी बी बी। ठीक है, तो इस वे में मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वहां पर वेव फंक्शंस का इंडिविजुअल पार्टिकल के, और आप टोटल वेव फंक्शन लिख सकते हैं सिस्टम के लिए। ये सिस्टम के लिए है और आपके सिस्टम में अभी सिर्फ दो ही पार्टिकल थे। सही है, तो ये सब पूरा है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं मिटा के और फिर आता हूं उस चीज पे। एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे और तुमको बताना है कि वो डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से कोई कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक सिस्टम है जहां पे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अब आपको बताना है कि ये पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं क्या? कैन द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स बी कैन बी डिस्टिंग्विशेबल, हो सकते हैं क्या? ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं क्या? देखो, आप जस्ट कई बार क्या समझते हो डिस्टिंग्विशेबल से कि उनको आप डिफरेंशिएट कर पाओ। लाइक डिफरेंट कलर्स में अगर ये पूछता कि एक बॉक्स है एंड देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ, मतलब देर आर बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, लाइक ये रेड है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, इस टाइप से। तो आप क्या बोलोगे? और उनका जो साइज है ना वो सेम है, सेम मतलब जो फिजिकल डायमेंशन है, साइज हुआ, शेप हुआ, वॉल्यूम हुआ, वो सब सेम है। तो आप क्या बोलोगे कि दे आर डिस्टिंग्विशेबल। सही है, क्योंकि आप उनको लेबलिंग दे रखी है। सही बात है। अभी राइट नाउ क्या है कि सेम कलर ऑफ बॉल है एक टाइप से। मैं अगर बोलूं कि आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ऑल आर ऑफ रेड, तो क्या ये सिस्टम डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है? अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, बट यस दिस कैन बी। क्यों? इफ यू कैन लोकेट इंडिविजुअल पार्टिकल
if you can trace individual particle, then this system will be of identical, this system will be called as system of identical and distinguishable particles. System of identical and distinguishable particle. डिस्टिंग्विशेबल वर्ड सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन की ओवरलैपिंग ना हो रही हो उसकी वजह से आता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर पाएं, ट्रेस कर पाएं कि कैसे कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है। जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन हो सिस्टम में, एक ऐसे ऐसे जा रहा हो, आप उसको ट्रेस कर पा रहे हो, एक ऐसे ऐसे जा रहा हो, एक ऐसे ऐसे घूम रहा हो, तो आप इसको बोल दो कि दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। तो इस टाइप से आप लोकेट कर सकते हो ना। इफ यू कैन लोकेट द पार्टिकल्स देन द सिस्टम विल बी सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। दे कैन बी आइडेंटिकल और दे कैन बी नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशेबिलिटी आप इस वे में मेजर मतलब आइडेंटिफाई करते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है कि द वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर डिस्टिंक्ट और नॉट, ठीक है। द वेव फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल if are distinct, then this will be distinguishable system and particles can be identical, ठीक है। तो ये तो obviously distinguishable था, but this can also be distinguishable system if you can locate, you can trace the individual particle, because if you can locate this red ball, so you can again label them कि this is red ball A, red ball B, red ball C, red ball, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ट्रेजेक्ट्री के मतलब उसको ट्रेजेक्ट्री के अलोंग लोकेट कर सकते हो तो डिस्टिंग्विशेबल वर्ड यूज होता है। क्लियर है। तो एक मैं बात इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख देना इस पे, इफ वी कैन, थोड़ा आंसर लिख देना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए। इफ वी कैन ट्रेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स in the system 1 in system 1, then it will be system of identical and distinguishable particles लिख लेना आप पूरा, सही है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर, कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके पास में क्या क्या चीजें होती है। अब देखो मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इतना मतलब लेंथी डिस्कशन क्यों हो रहा है, इतना स्लो डिस्कशन क्यों हो रहा है। एक्चुअल में आप है ना जनरली ये वर्ड्स है ना बहुत बार आएंगे आपके कि यू हैव 4 लोकलाइज्ड, आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, यू हैव 3 नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल्स। नॉन लोकलाइज मतलब क्वांटम पार्टिकल्स, लोकलाइज मतलब क्लासिकल पार्टिकल्स। आपको है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके ये डिसाइड करना होता है कि मेरे को कौन सी स्टैटिक्स यूज करनी है। तो इस वजह से ये चीज चाहिए आपको, ठीक है। अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन करने जाओगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना अपन, तब एक एक चीज बताऊंगा कि मैं कि यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है लोकलाइज, डिस्टिंग्विशेबल, अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो अभी थोड़ा और वेट कर लेना अगर क्रिस्टल क्लियर ना हो तो, क्योंकि क्वेश्चन से वो क्लियर होगा ज्यादा। अभी इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड पे बात करते हैं कि व्हाट आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। स्टैट सिर्फ मैंने एक बार वापस से बता दूं स्टैट आएगी क्वेश्चन करने से, थ्योरी एक बार जस्ट फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के बाद ही अराइज होगी आपके अंदर। नेक्स्ट है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स अब कौन होते हैं ये? द पार्टिकल्स हैविंग ओवरलैप्ड वेव फंक्शंस। द पार्टिकल्स हैविंग ओवरलैप्ड वेव फंक्शंस। वेव फंक्शंस आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। आप पूरा लिख देना, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर बाय चांस आप पे 2 पार्टिकल है, ठीक है, तो एक का वेव फंक्शन ये है, ठीक है, और दूसरे का वेव फंक्शन भी इसी में मिक्स हो रखा हो, तो अभी मतलब एक टाइप से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि जैसे मान लो ये स्टेट ए हो, ये स्टेट बी हो,
तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा पार्टिकल कौन से स्टेट में है, ठीक है, कौन सा पार्टिकल कब कौन से स्टेट में है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे मिक्सिंग होगी ना, तब आप पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्टिकल कब कहां पर है। यू कांट ट्रेस द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड एज क्वांटम पार्टिकल्स। पॉइंट लिखते हुए चलता हूं, ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शंस, ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शंस, ये जो मैंने लिखा है ये वेव फंक्शंस की ओवरलैपिंग है। अगर ऐसा कुछ है तो दे विल बी indistinguishable, you can't differentiate them, you can't identify the individual particle, सही है। चलो, you can't label them, they are also called as quantum particles, quantum particles, and that's why they will follow, and that's why they will follow क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, सही है। तो वो क्वांटम स्टैटिक्स फॉलो करेंगे। अब फर्दर क्वांटम स्टैटिक्स में दो होते हैं कि फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन, तो वो उनके स्पिन पे डिपेंड करेगा। अगर उनका स्पिन हाफ ओड इंटीग्रल है तो वे फर्मी डिराक को फॉलो करेंगे, अगर इंटीग्रल स्पिन है तो बोस-आइंस्टीन को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी उस पर बाद में बात करेंगे। क्वांटम पार्टिकल बोले जाते हैं, क्वांटम स्टेट को फॉलो करेंगे। दे विल फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, दे विल ओबे और फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, अनसर्टेनिटी रिलेशन। और अगर ऐसा है तो you can't measure the position and momentum precisely at the same time, you can't determine, लिखो, you can't determine, we can't determine position, the conjugate coordinates, है ना, like x है तो px, x के साथ में px, ठीक है। can't determine the conjugate position and momentum precisely at the same time, क्लियर है। अगर ऐसा नहीं कर सकते कि प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते सेम टाइम पे, तो दे आर नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल्स। आप लोकेट नहीं कर सकते उसको कि कब कहां पर है, किसी भी टाइम पर आप उसको लोकेट नहीं कर सकते कि ये इसकी पर्टिकुलर पोजीशन है टी टाइम पर, ठीक है। यू कैन डिफाइन ए रेंज बट यू कांट लोकेट प्रिसाइजली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन लोकलाइज्ड, क्लियर है। और अगर आप उसको प्रिसाइजली पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यू कांट ट्रेस द पार्टिकल, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी कांट ट्रेस द इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रेस नहीं कर सकते आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। और चलो ये सब पॉइंट है इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। और अब बात करते हैं कि इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दो टाइप से होते हैं। एक चीज और है, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, लाइक द कलेक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इंडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कुछ और भी आप वहां पे रख लो और फिर बोलो कि वो मतलब इंडिस्टिंग्विशेबल है क्या, क्योंकि अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स बोले जाएंगे उस टाइम वो, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी लैंग्वेज यूज होगी इंडिस्टिंग्विशेबल के साथ में, तो आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, तो मैं लिख देता हूं इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी
इज सीन फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। एक चीज मैं यार क्लियर कर दूं यहाँ पे, आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब क्या है, क्योंकि ये तुमको कंफ्यूजन करेगा थोड़ा सा। सिमिलर इन having similar physical properties, having similar physical properties। एक और चीज बता दूं मैं, स्टैट में जनरली हमेशा हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिस्टम ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे बात करते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही सिस्टम में घुसा दे सब कुछ और फिर बात कर रहे हैं, जनरली बात नहीं करते, हालांकि कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तो जितने भी आप क्वेश्चन फेस करोगे ना, उनमें जनरली ऐसे लिखा हुआ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इस टाइप से ही लैंग्वेज होगी, ठीक है। बट इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी इज सीन ओनली फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर नॉन आइडेंटिकल हुए ना, सिमिलर शेप नहीं हुई, सिमिलर साइज नहीं हुआ, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाए ना, उनको आइडेंटिफाई कर पाए ना कि दिस वन इज दिस वन इज दिस, यू कैन लेबल देम कि दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, तो उस टाइम वो एज ए डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। Indistinguishability is seen for identical particles, and identical particle are these, similar in shape, size, volume and charge, mass। physical property का मतलब है चार्ज, मास, साइज, शेप, वॉल्यूम एटसेट्रा, ठीक है। लिख लेना आप फिजिकल प्रॉपर्टी, चार्ज, मास, वॉल्यूम यानी कि रेडियस, है ना, और साइज, शेप, ये सब आ जाता है उसमें। तो वो सब सेम हो, लाइक ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस थिंग विल बी देयर। एंड अब एक मैं बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पास करूंगा, जो कि दिमाग मतलब हिलाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अभी मैं बोल रहा हूं कि आप है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चंस का वेट करो, सीट का वेट करो, सीट के आने तक स्टैट क्लियरली समझ नहीं आएगी, सीट करने के बाद में वापस थ्योरी पढ़ना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, मैं बोल रहा था कि स्टेटमेंट पास करूंगा, मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद में उस चीज को बोलूंगा, ठीक है। जनरली क्या होगा आपके साथ में, कई बार ऐसे होगा कि लैंग्वेज है ना ऐसे होगी कि देयर आर एन डिस्टिंग्विशेबल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख देता हूं, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एट 1D लेटिस साइट्स, 1 डायमेंशनल लेटिस साइट्स। अब इसका क्या मानूं मैं, इसको मतलब किस टाइप का सिस्टम ट्रीट करूं इसको। क्या है कि एक 1D लेटिस है और यहां पर इस टाइप से लेटिस साइट्स है, इन लेटिस साइट्स पर n हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लाइक मैं एक यहां पर रख दूं, 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 थोड़ी लैंग्वेज को ना और घुमाता हूं। देयर आर n डिस्टिंग्विशेबल 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है, एंड दे आर ऑसिलेटिंग क्वांटम मैकेनिकली, they are oscillating quantum mechanically। अब कंफ्यूजन होएगा। अब आपको सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वांटम स्टेट लगाओ या क्लासिकल स्टेट लगाओ। क्या होता है क्वांटम स्टेट और क्लासिकल स्टेट में, मतलब है ना, आगे जब आप सीखोगे तो क्वांटम के लिए अलग से ट्रीटमेंट होता है और क्लासिकल के लिए अलग से होता है। एक्चुअल में स्पेसिफाई कर दूं थोड़ा, क्लासिकल की अगर बात कर रहे होते हो तो इंटीग्रेशन के थ्रू बात करनी होती है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन वगैरह निकालते हो तो इंटीग्रेशन की हेल्प से निकलता है। जब आप क्वांटम की बात करो तो एक समेशन साइन की हेल्प से निकलता है। तो अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, अगर मैं पूछूं तो कि क्या कौन सा यूज करोगे आप। देखो एक बार, डिस्टिंग्विशेबल भी बोल दिया,
और फिर बोल रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं। गर्म हो जाता है माथा, सर है ना गर्म हो जाता है कि यार बोल क्या रहे हैं ये। सीरियसली आप देखो ना एक बार, देर आर एन डिस्टिंग्विशेबल 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड दे आर ऑसिलेटिंग क्वांटम मैकेनिकली। इस मैंने डायग्राम बना दिया, इससे समझ में आ रहा है कि डिस्टिंग्विशेबल इस वजह से बोल रहे हैं कि वो अलग अलग रखे हैं, उनका लोकेशन फिक्स है, बट जो इंडिविजुअल मोशन है वो उनका क्वांटम मैकेनिकल है। तो ऐसा हो सकता है कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स, अगर मैं बोलूं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को एन पार्टिकल्स बोलूं तो दे कैन बी डिस्टिंग्विशेबल, द क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स कैन बी डिस्टिंग्विशेबल। अरे आ रहा है ना मजा? तो अब दिमाग गर्म हो गया तुम्हारा बिल्कुल, क्या करे क्या करना है फिर, मतलब ये सुनना अब अच्छे से। मैं एक स्टेटमेंट ये पास कर रहा हूं कि आप है ना डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड पे जाना ही मत। मतलब इन दोनों वर्ड से ये डिटरमाइन मत करना कि अगर डिस्टिंग्विशेबल लिखा आ गया तो इसका मतलब क्लासिकल स्टेट लगानी है, ऐसे मत सोचना। इनडिस्टिंग्विशेबल लिखा आ गया तो ऐसे मत सोचना कि क्वांटम स्टेट लगानी है। तो वैसे तो डेफिनेशन तो ऐसे ही पढ़ाई आपने, बिल्कुल पढ़ाई है, बट अभी आप देखो ना इस सिचुएशन को, ये भी तो आपको क्लियर हो रहा है कि दे आर प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर साइट्स, लेटेस्ट साइट्स पर हैं तो आप उनको लोकेट कर सकते हो। दे आर मतलब दे आर मूविंग क्वांटम मैकेनिकली, दे आर क्वांटम पार्टिकल्स प्लेस्ड डिस्टिंग्विशेबली, दे आर क्वांटम पार्टिकल्स placed distinguishably अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनको तुम लोकेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको बोल सकते हो दिस वन इज ए, दिस वन बी, दिस इज सी, दिस इज डी, इस टाइप से बोल सकते हो, बट दे आर नॉट क्लासिकल पार्टिकल्स, दे आर क्वांटम पार्टिकल्स। अब सुनना यार, ये भड़क मत लो, हमेशा जब भी क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, don't judge system just by wording distinguishable and indistinguishable. See up energy, look at energy of individual particles, if it is discrete then particles will be quantum mechanics particles, and if it is continuous then particles will be classical particles, and according to that you have to apply statics. If the energy is continuous you have to use classical statics, if energy is discrete then you have to use quantum statics. यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वांटम स्टैटिक्स यूज होगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, n+12 h कट ओमेगा, ऑब्वियसली n = 0 1 2 3 से जाता है इस टाइप से। तो डिस्क्रीट एनर्जीज है तो क्वांटम स्टैट यूज होगी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट होगा। तो एनर्जी पे जाके बात करना है, ये अब दिमाग में सेट कर ले, इस वर्डिंग से जस्ट जज नहीं करना कि कौन सी स्टैट यूज होगी, डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल को भूल जाना उस टाइम, ठीक है। ये आएगा आपको कैनोनिकल, जब एनसेम्बल करोगे तो उस टाइम आपको कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखना होता है, उस टाइम आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और स्पेशली रियलाइज होगा जब आप वाई के लिम की प्रॉब्लम्स को करोगे, तो वहां पर है ना आपको सब कुछ आता होगा क्वेश्चन में, बट आप एक छोटी छोटी मिस्टेक कर पाओगे, करके आ जाओगे कि वहां पर आपको यूज करना था क्वांटम स्टैट, यूज करा है क्लासिकल, यूज करना था क्लासिकल, यूज करा है क्वांटम, उल्टा सीधा करोगे तो उस टाइम ये चीज काम में आएगी। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं, लुक एट एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, इफ इट इज डिस्क्रीट देन यूज
then use quantum stat approach, and if it is continuous, and if it's continuous, then use classical approach, then use classical statics. अभी क्लियर है भाई, मैंने मतलब समझा दिया है डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल का, ये बता दिया कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन में डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड को भूल के रखना है, इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी पे जाना है, वो दिया होता है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपको पार्टीशन फंक्शन कैसा लिखना है, कौन सी स्टेट लगा के लिखना है, वो डिसाइड करना है। क्लियर? चलो, और चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और बात करना था कि स्पिन के हिसाब से मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो उसको अभी मिटाते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या टाइप है उसके। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे हैशटैग दे दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। Obviously they can be of two types. The first one is fermions and the second one is bosons. इनको फर्मी पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, फर्मी पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, इनको बोस पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, कौन होते हैं फर्मी पार्टिकल्स एंड कौन होते हैं बोस पार्टिकल्स? फर्मी पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स हैविंग हाफ ओड इंटीग्रल स्पिन, पार्टिकल्स having half odd integral spin। सही है, लाइक अगर ऐसा स्पिन हो 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन, 7/2, 9/2, हाफ ओड इंटीग्रल, ठीक है, देन दे आर फर्मी पार्टिकल्स। एंड पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल स्पिन आर बोस पार्टिकल्स। इंटीग्रल स्पिन बोले तो s = 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, लाइक फोटोन हो गया और मैसन्स हो गए, इस टाइप से। यहाँ पर जैसे आपके ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज नॉट ए एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, ये चीज बात न्यूक्लियर में होगी। एंड ऑल न्यूट्रिनोज, अरे यार न्यूट्रिनोज की स्पेलिंग गलत होगी क्या? कोई ना, स्पेलिंग्स बाद में देख लेंगे। ठीक है, न्यूट्रिनोज एंड क्वार्क्स ऑल आर फर्मियंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है, ये सब फर्मियंस है। चलो ये सब आपको पता है। दे फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिक्स, दे ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स एंड दे फॉलो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इनके वेव फंक्शन की, टोटल वेव फंक्शन की, फर्दर इसको आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू रख रहा हूं। ठीक है, तो इनका जो टोटल वेव फंक्शन होता है फर्मियंस का, दैट शुड बी एंटीसिमेट्रिक। द टोटल वेव फंक्शन फॉर ए फर्मियोनिक सिस्टम, द टोटल वेव फंक्शन फॉर ए फर्मियोनिक सिस्टम should be एंटीसिमेट्रिक। इनका जो टोटल वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक होता है, इनका सिमेट्रिक होता है। टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, साई टोटल लिख देता हूं मैं ना, सिमेट्रिक।
इनका साई टोटल एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक। साई टोटल का मतलब क्या है? साई टोटल का मतलब है यहां पर साई स्पैटियल एंड साई स्पिन। वेव फंक्शन में दो पार्ट होते हैं एक्चुअल में, एक इंडिविजुअल एक पार्टिकल के दो टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो स्पैटियल कोऑर्डिनेट, एक स्पिन कोऑर्डिनेट। लाइक मैं एक बार एग्जांपल देता हूं कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए 4 क्वांटम नंबर डिफाइन करते हो, जो 4 क्वांटम नंबर है वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। एन, एल, एम एल एंड एम एस, दीज 3 आर स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स एंड दिस वन इज ड्यू टू स्पिन, तो दिस वन इज स्पिन कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब भी आपको जो टोटल वेव फंक्शन लिखना होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस सिस्टम के लिए सॉरी, तो वो साई स्पैटियल और साई स्पिन दोनों का मल्टीपल होता है। ये दूसरे स्पेस में होता है, ये स्पेटियल स्पेस में डिफाइन होता है और ये स्पिन स्पेस में डिफाइन होता है, ठीक है। और ये दोनों का टेंसर प्रोडक्ट होता है, उसमें अभी मत जाओ आप, मैं बाद में बताऊंगा कि टेंसर प्रोडक्ट कैसे करते होते हैं। इसको भी अगर ये यहाँ पर जो लिखा है ना उसको इस टाइप के मल्टीपल से मतलब साइन से शो करते हैं, मैं लिख देता हूँ साई स्पिन। टेंसर प्रोडक्ट वो कैसे होता है उसको बाद में बताएंगे, कभी जब क्वांटम में बेसिक्स पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे होता है। बट आप ये ध्यान रखिए कि साई टोटल की बात हो रही है कि दिस शुड बी एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। ये होता है जब कैट फॉर्म में लिखते हैं। एक बार मैं इसको अभी डायरेक्ट ऐसे लिख लो क्योंकि अभी ज्यादा डीप में जाओगे ना दिक्कत हो जाएगी। कैट फॉर्म में लिखते ना तो ऐसे लिखना पड़ता है, अभी जस्ट मल्टीपल तो ऐसे कर सकते हो। एक चीज ये जरूर बता दूं, दिस वन इज ऑफ डिस्क्रीट करेक्टर। डिस्क्रीट करेक्टर मतलब इस टाइप से 1 0 इस टाइप से, एंड दिस इज ऑफ कंटिन्यूस करेक्टर। ये ऐसे होता है कुछ हाफ हाफ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो, और ये डिस्क्रीट होता है एक टाइप से, ये कंटिन्यूस होता है। ये कोई वेव फंक्शन होता है साई ऑफ कुछ एक्स का फंक्शन, ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस, एंड दिस इज ऑफ डिस्क्रीट करेक्टर। तो अभी बात करते हैं कि साई टोटल शुड बी एंटीसिमेट्रिक। और अभी बात है कि एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक जो यहां पर बात हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। और पूरा लिखेंगे, अभी वहां पे आता हूं बैक में। सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहां पर भी सेम लैंग्वेज आ जाएगी। एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए टोटल वेव फंक्शन। और टोटल होना चाहिए, स्पिन पार्ट नहीं। कई लोग जस्ट स्पिन पार्ट को समझ लेते हैं, ये नहीं, टोटल वेव फंक्शन की बात होती है हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब पार्टिकल एक्सचेंज क्या होता है उसको समझो। देखो मैं लिखता हूं कि ये वाला पार्ट, इसके लिए जो अगर 2 पार्टिकल सिस्टम हो इसके लिए वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, और इस पर्टिकुलर केस में वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम, है ना। तो फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम, फॉर ए 2 fermionic system, for a fermionic system of 2 particles, fermionic system of 2 particles, मतलब 2 फर्मी पार्टिकल्स का सिस्टम है, उसमें वेव फंक्शन कैसे लिखेगी, ठीक है। तो 2 पार्टिकल है, आइडेंटिकल होंगे लाइक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, दोनों का वेव फंक्शन है वो ओवरलैप्ड होगा, इस टाइप से मिक्सिंग होगी, ठीक है। वहां पर 2 स्टेट होंगी ए एंड बी इस टाइप से, और आपको पता नहीं होगा कि स्टेट का मतलब होता है कि उनके क्वांटम नंबर्स, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता कि इच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में है, ठीक है। लाइक आप वेव फंक्शन जो सिस्टम का है 1 और 2, टोटल वेव फंक्शन की बात करो, ये टोटल है, उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पार्ट, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे आपने क्लासिकल के केस में लिखा था, इससे आपको ये शो अप होता है कि पार्टिकल 1 इज इन स्टेट ए एंड पार्टिकल 2 इज इन स्टेट बी। तो आपने ये क्लियरली कर दिया कि वो 1 पार्टिकल स्टेट ए में है और 2 पार्टिकल जो सेकंड पार्टिकल वो स्टेट बी में है।
बट ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज यू कांट लोकेट द इंडिविजुअल पार्टिकल। लोकेट कर ही नहीं सकते तो आपको पता नहीं है कि ए स्टेट में 1 है और बी मतलब बी स्टेट है उसमें 2 है, तो ऐसा नहीं लिख सकते, दिस वन इज रॉन्ग। और पार्टिकल एक्सचेंज अगर करें तो वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है अगर पार्टिकल एक्सचेंज की बात करें तो, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो अभी मैं एक बार लिखता हूँ और आप उसको चेक करना कि वो है या नहीं है। तो साई टोटल को ऐसे लिखेंगे, साई टोटल 1 और 2 पार्टिकल का मतलब पूरे सिस्टम का 2 पार्टिकल है इसलिए 1 और 2, वो ऐसे लिखा जाता है 1/√2 साई ए 1 साई बी 2 एंड एंटी सिमेट्रिक है तो माइनस साई ए 2 साई बी 1। इस टाइप से देखो ये दोनों टर्म्स क्या बोल रही है, एक तो टर्म बोल रही है कि 1 पार्टिकल वो स्टेट ए में है और दूसरा ये वाला पार्ट बोल रहा है कि जो सेकंड पार्टिकल वो स्टेट बी में है। यहाँ पर सेकंड पार्टिकल स्टेट ए में है और 1 पार्टिकल स्टेट बी में है, तो आपको क्लेरिफाई था ही नहीं ना, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का पता ही नहीं था, इसलिए आपको दोनों स्टेट ए और बी में दोनों मतलब 1 और 2 हो सकते हैं, बात लेके चलनी पड़ेगी और फिर ये ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है। अभी अगर मैं एंटी सिमेट्रिक करेक्टर इसका देखूं, इस पर्टिकुलर का लिखूं, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, आप लिख देना इसको, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, फैक्टर 1/√2। और अभी इसका एंटी सिमेट्रिक करेक्टर देखें तो उसका मतलब है कि साई 2 1 क्या होगा अगर मैं 1 और 2 पार्टिकल को एक्सचेंज कर दूं तो, ठीक है, अगर करें तो देखो क्या हो जाए 1/√2 1 की जगह 2 लिख दो, साई ए 2 साई बी 1 माइनस साई ए 1 एंड साई बी 2, पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर दिया। अगर अभी आप देखते हैं तो देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ, माइनस साइन को अगर बाहर ले लूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ दिस टर्म विल बी पॉजिटिव साई ए 1 साई बी 2 एंड माइनस दिस थिंग, तो साई ए 2 एंड साई बी 1। या नाउ यू कैन नोटिस दैट दिस इज साई 1 2, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही तो है ये, साई ए 1 साई ए 1 साई बी 2 माइनस द सेम टर्म इज हियर, तो दिस कैन बी रिटन एज साई 2 1 is minus of psi 1 2. So under particle exchange the total wave function, this was total wave function, okay, the total wave function is antisymmetric in character. तो this is the thing कि 2 particle system 2 Fermi particles के लिए जो total wave function है that should be antisymmetric in character, ठीक है, with respect to particle exchange। अच्छा एक चीज और है, ये जो A है स्टेट है, ये क्या होती है, यहाँ पर स्टेट होता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। Here state means set of quantum numbers। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहां पर जो साई A1 है, ये साई 1A है, साई 2B है, ये भी क्या है देखो, हटा दे एक बार इसको, अभी उसके लिए लिखेंगे सिमेट्रिक वाला लिखेंगे, अभी मतलब फर्मियोन के लिए लिखा है। इस साई 1A क्या है, साई 2A हेयर, यहां से लिखता हूं मैं, आप नीचे ही कंटिन्यू रखना, साई हेयर साई 1 सॉरी साई A 1 is the wave function for is the total wave function for particle 1, total, it is total wave function for particle 1। पार्टिकल 1 का टोटल वेव फंक्शन का मतलब क्या है, पार्टिकल 1 के टोटल वेव फंक्शन का मतलब है कि साई स्पैटियल 1 का स्पैटियल पार्ट और इसका 1 का स्पिन पार्ट, दोनों चीजें यहां पर। इसका मतलब जो A है इट मीन्स A इज सेट ऑफ स्पैटियल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पैटियल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब पकड़े बात को, अब मैं लिखता हूं कि जैसे कैसा,
जैसे मान लो ए स्टेट को मैंने बोला कि एन एल और एम एल और एम एस, ये चारों वहां पर कुछ हो जाए, लाइक एन इक्वल टू 1 हो, एल इक्वल टू 1 हो, एम एल इक्वल टू -1 हो, एम एस इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ वॉट एवर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की बात की मैंने यहाँ पे, तो इस टाइप से ये ए स्टेट को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये है कि टोटल वेव फंक्शन है, यहाँ पर ये स्पिन वाला पार्ट भी है, स्पिन क्वांटम नंबर्स भी है और स्पेटल क्वांटम नंबर्स भी है। ये स्पेटल क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। ये टोटल वेव फंक्शन है वन पार्टिकल का। ए इज द सेट ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स स्पिन एंड स्पेटल, ठीक है। तो ये बात भी आप समझो वहां पर। तो टोटल पे बात होती है हमेशा, और टोटल में पार्टिकल्स के भी ये टोटल लिखे जाते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। स्पिन वाला पार्ट की कभी बात नहीं होती, कुछ लोग ये गलत समझ लेते हैं, इसलिए मैंने क्लियर किया थोड़ा सा कि क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर ए बोसोनिक सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, या फिर सिस्टम ऑफ टू बोसोन्स, ठीक है। फॉर ए सिस्टम ऑफ टू बोसोन्स, एक ही बात है, वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। फॉर ए सिस्टम ऑफ टू बोसोन्स, अब बोस पार्टिकल है या बोसोन्स है, एक ही बात है। तो उनके लिए जो साई टोटल है दैट शुड बी व्हाट, साई टोटल शुड बी सिमेट्रिक इन पार्टिकल एक्सचेंज, ठीक है। वापस नहीं लिख रहा, बट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल एक्सचेंज, उसको लिखा जाता है। इसके बाद में ये ऐसे लिखा जाता है उसको, प्लस साइन। अब आप चेक कर सकते हो कि साई 2 1 है ना, साई 1 2 के बराबर ही होगा। साई 2 1 है, सॉरी, साई टोटल जो 2 1 है वो साई टोटल 1 2 के बराबर होगा। इनके अंडर पार्टिकल एक्सचेंज द वेव फंक्शन इज, द टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक इन कैरेक्टर। अब देखो इस चीज को, यहाँ पे प्लस था ना, तो मैं प्लस कर देता हूँ बीच में, इसको हटा दे। देखो एक बार साई टोटल ये लिखा मैंने, अब मैं 1 और 2 को एक्सचेंज करता हूँ, तो यहाँ 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 1 हो गया, एंड 2 की जगह 1 हो गया, एंड 1 की जगह 2 हो गया। मैंने कर दिया साई 2 1, एक्सचेंज कर दिया पार्टिकल्स का। अब आप देखोगे साई 2 1 एंड साई 1 2 बराबर है, कैसे। ये जो टर्म है यहाँ पर साई ए में, मतलब वन पार्टिकल ए स्टेट में है, 2 पार्टिकल बी स्टेट में है, 1 पार्टिकल ए स्टेट में है और 2 पार्टिकल बी स्टेट में है, एंड दिस वन इज 2 पार्टिकल ए स्टेट में है, 2 पार्टिकल ए स्टेट में है, 1 पार्टिकल बी स्टेट में है, 1 पार्टिकल बी स्टेट में है। तो सम से जो बीच में एडिशन का साइन है, मतलब प्लस का साइन है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बोथ आर द सेम ना। तो दिस इज साई 2 1 एंड साई 1 2, दिस इज सिमेट्रिक इन कैरेक्टर, ठीक है। सिमिलर एंड एज प्रीवियस केस, A is the set of quantum numbers and that are all spatial and spin, all the quantum numbers, ठीक है। That is total wave function for the individual particle, क्लियर है। ओके, आई होप यार आपको समझ आएगा ये सब चीजें। थोड़ा सा अभी है ना थ्योरी में, आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब समझते रहो, बस समझ में कंप्लीट थ्योरी तभी आएगी जब क्वेश्चन करोगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ और बार बार कर सकता हूँ क्योंकि ये हकीकत है यहाँ पे, ठीक है। टेंस नहीं होना बिल्कुल भी, टेंस नहीं होना बिल्कुल भी, ये मेरी गारंटी है तुमको स्टेट समझाने की और फंटास्टिक वे में समझाने की। चलो ये एक डिस्कशन हो गया पूरा डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पे, ठीक है। और आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स का भी पता लग गया। और समटाइम्स है ना दे मे कॉल लाइक नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है। इंटरेक्टिंग की तो बात ही नहीं करते, नॉन इंटरेक्टिंग। तो नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब है कि दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नेबर्स, देयर सराउंडिंग इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग देम। तो मतलब वहां पर उसका कोई इंटरेक्शन पोटेंशियल नहीं है अदर पार्टिकल्स के साथ में, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन पोटेंशियल की जो एक क्रॉस टर्म आती है उसको हम जीरो लेके चलते हैं यहाँ पर, अगर नॉन इंटरेक्टिंग बोलते हैं तो। आप लिख लेना कि नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन विल बी जीरो। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, नेक्स्ट हैशटैग देना नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब है कि द पार्टिकल्स
each individual particle is not influenced by its neighbors. Each individual particle is unaffected, लिख देता हूं, unaffected by its neighbors, by presence of its neighbors, कुछ भी लिख दो यार, by its neighbors. तो उसके नेबर उसको दुखी नहीं कर रहे, पड़ोसी दुखी करते हैं जनरली, बट उसको नहीं कर रहे. दैट इज नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम. ठीक है, इस टाइप से अगर इस टाइप का सिस्टम है, यहाँ पर 2-3 पार्टिकल है, अगर ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दुखी नहीं कर रहे, इसका मतलब अफेक्ट नहीं कर रहे हो एक दूसरे को. इट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी will be 0. ठीक है, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी वहां पर नहीं होगी. इफ दे आर इंटरेक्टिंग, ऑब्वियसली देयर शुड बी ए टर्म, एक्स्ट्रा टर्म ऑफ इंटरेक्शन, टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो वो होती है, वो जनरली वी डोंट टॉक अबाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स. क्लियर? इंटरेक्टिंग लिख सकते हो आप, वहां पर बस ये होगा कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट्स इट. चलो ओके. और अभी ये डिस्कशन में मतलब जो बेसिक्स है उसमें जस्ट एक टॉपिक, जस्ट एक चिन्ह सा टॉपिक हुआ है. ठीक है, एंड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. जो आपको स्पेशली याद रखना है वो ये है कि इस नाम से हम ये डिसाइड ना करें कि दे आर क्लासिकल पार्टिकल्स एंड दे आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स. सॉरी, आप डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड से ये डिसाइड ना करें कि डिस्टिंग्विशेबल देखते हैं आपकी आंखें ऐसे हो जाए कि ये तो क्लासिकल पार्टिकल होंगे, क्लासिकल ट्रीटमेंट कर दूं 1 मिनट में, गलत फंस जाएगा. ठीक है, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल लिखा है तो वहां पर ये बिल्कुल उत्तेजना में ऐसा डिसीजन ना ले, मतलब एक्साइटमेंट में इतना ऐसा डिसीजन ना ले कि यहाँ तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करना है, क्वांटम मैकेनिकल जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो लिखना है. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल रखें, अपने पे कंट्रोल रखना, और फिर डिसाइड कैसे करना है कि पार्टीशन फंक्शन किस वे में लिखना है, कौन सी मतलब प्रोसेस के थ्रू लिखना है, क्लासिकल या क्वांटम, कौन से वाला पार्टीशन फंक्शन लिखना है, तो वो डिसाइड होगा एनर्जी वैल्यूज से. इफ एनर्जी वैल्यूज आर डिस्क्रीट देन ऑब्वियसली द क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन शुड बी रिटन देयर. इफ द एनर्जी वैल्यूज आर कंटिन्यूअस देन यू हैव टू फॉलो द इंटीग्रेशन एंड you have to write the classical partition function, and all these things will be in canonical ensemble problems. And one important thing is that canonical ensemble is a very important topic in StatMac. वहां से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में और बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू गाइस.